ऑथर कहते हैं कि पहले वह एक होटल में काम करते थे जहां पर एक गेस्ट बार बार आता था। वह एक मिलेनियर था क्योंकि वाईफाई राउटर में इन्होंने 20 की एज में की कंपोनेंट का पेटेंट करवाया था और इसके अलावा भी इन्होंने यंग एज में काफी कंपनियां भी बेची थी। ये काफी सक्सेसफुल थे बट पैसों को लेकर इनकी कुछ बच्चों जैसी हरकतें थी। हमेशा वो अपने साथ लाखों रुपए कैश में लेकर घूमते थे ताकि लोगों को वो दिखा सके वह कितने अमीर हैं। एक दिन वो होटल में आए और वेटर को एक नोट की गड्डी देकर बोले कि जाओ और सामने वाली दुकान से कुछ सोने के सिक्के लेकर आ जाओ। उसके बाद उस मिलेनियर ने उन गोल्ड कॉइन्स को अपने दोस्तों के साथ मिलकर सी में फेंकना स्टार्ट कर दिया जैसे कि वो पानी में पत्थर फेंक रहे हों और ये सब वो मस्ती के लिए कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बिहेवियर कितने टाइम तक चला होगा। ज्यादा टाइम तक नहीं और कुछ टाइम बाद वो मिलेनियर ब्रोक हो गया। साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसल बोलते हैं कि एक जीनियस जिसे पैसे की काफी नॉलेज है बट वह अगर अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वह सब कुछ लुटा कर रोड पर आ सकता है। जबकि दूसरी तरफ एक साधारण सा इंसान जिसे पैसे की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है वह केवल अपने पैसे के प्रति बिहेवियर के कारण ही बहुत अमीर बन सकता है। ऑथर बोलते हैं कि जब बात पैसे की आती है तो दुनिया का हर इंसान अपने डिसीजन लॉजिक के बेस पर नहीं बल्कि इमोशन के बेस पर लेता है, जैसे डर या लालच, और हम अपने लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला सही है। तो दोस्तों आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स इस बुक से शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका भी पैसे के प्रति बिहेवियर चेंज हो सके और आप अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड सही डिसीजन ले सके। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा जिससे कि आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकें। तो सबसे पहला रूल आता है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स जब 13 साल के थे तब उन्हें एक क्लासमेट मिला जिसका नाम था पॉल एलन और बिल गेट्स और पॉल एलन कंप्यूटर से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उस टाइम पर कंप्यूटर बहुत ही रेयर हुआ करते थे। हर किसी स्कूल के पास कंप्यूटर नहीं थे लेकिन लेक साइड स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसने उस वक्त कंप्यूटर में इन्वेस्ट किया था। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात करें तो 1968 में 303 मिलियन बच्चे थे जिनकी एज हाई स्कूल में जाने लायक थी। उनमें से 18 मिलियन बच्चे यूएसए में रहते थे जिनमें से 2,70,000 बच्चे वॉशिंगटन स्टेट में थे और सिर्फ 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तो मतलब कि 1968 में 303 मिलियन बच्चों में से केवल 300 बच्चे ही ऐसे थे जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो लोग कंप्यूटर पर काम कर सकें, यानी कि 1 in a million अपॉर्चुनिटी। और बिल गेट्स उनमें से एक थे। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेक साइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। लेकिन बहुत कम लोगों को केंट इवेंस की स्टोरी के बारे में पता है। केंट भी उन 300 बच्चों में से थे जो लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स के साथ पढ़ाई करते थे। बिल गेट्स और केंट 8th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। बिल गेट्स और केंट कंप्यूटर के फ्यूचर को लेकर घंटों तक फोन पर बात करते रहते थे और बिल गेट्स बोलते हैं कि मुझे केंट का फोन नंबर अभी तक भी याद है लेकिन हमें केंट का नाम अभी तक नहीं पता है। एक्चुअल में हुआ ये था कि माउंटेनियरिंग करते वक्त केंट की डेथ हो गई थी और 1 मिलियन में से एक ही इंसान माउंटेनियरिंग से मरता है और अनफॉर्चुनेटली वह केंट थे। तो दोनों बिल गेट्स और केंट के लिए लक ने काम किया बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी फोर्सेज होती हैं जो हमारे लिए काम करती है और वो चाहे अच्छी हो या फिर बुरी, बट हमें उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट उस पर फोकस करना है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकंड रूल आता है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों एक तरफ आप लोगों के इंस्टाग्राम के फोटोज देखते हो कि वो कितनी अच्छी अच्छी जगह पर वेकेशन के लिए जा रहे हैं और उनके पास लग्जरी कार है, बड़े बड़े आलीशान घर है और ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है और हमें भी ऐसे लगने लगता है कि काश ये सब हमारे पास भी होता। इस इंसान की तो लाइफ कितनी सही है, बट क्या एक्चुअल में उस इंसान की लाइफ सही है या फिर नहीं? क्योंकि दूसरी तरफ हमें जो चीज नहीं दिखाई देती है वह है उस कार को खरीदने के लिए लिया गया लोन, उस घर के लिए 20 साल की EMI और उस EMI को चुकाने के लिए दिन रात जो उसे स्ट्रेस होता है वह सब हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो हमें बाहर से दिखता है एक्चुअल में वो पूरी पिक्चर नहीं है। हम बस उस इंसान की फ्लैशी इमेज ही देख पाते हैं, उसके पीछे का स्ट्रेस नहीं, और हम गलत तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दोस्तों लोग ये सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेंगे तो लोग हमें कूल समझेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। लोगों का गलत परसेप्शन बन गया है कि अमीर मतलब शो ऑफ। हमें लगता है कि जो आदमी 1 करोड़ की कार खरीदता है तो हम सोचते हैं कि वो आदमी तो बहुत ही अमीर होगा। वो एक्चुअल में अमीर है या नहीं इसका तो पता नहीं, बट उसकी वेल्थ से 1 करोड़ रुपए कम हो चुके हैं और उस कार को खरीदने से पहले उसके पास 1 करोड़ रुपए ज्यादा थे। ट्रू वेल्थ महंगी कार खरीदना, आलीशान घर बनाना या फिर महंगे महंगे कपड़े खरीदना नहीं है, जबकि ट्रू वेल्थ वह है जिससे हम आजाद हो सके, आजादी की जिंदगी जी सके, हम अपने लिए टाइम निकाल
सके। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने का तो ऐसा पैसा किस काम का। और अगर आप पूरा दिन ऑफिस में निकाल देते हो और वो जॉब आपको करना पसंद भी नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लो वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चे करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। अब आता है रूल नंबर 3, नेवर इनफ। रजत गुप्ता कोलकाता में पैदा हुए थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। 40 साल की एज में वो मैकेंसी में CEO बन गए थे, जो कि एक कंसल्टिंग फर्म थी। बिल गेट्स के साथ मिलकर उन्होंने फिलैंथ्रोपिक काम भी किया और 2008 में गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन थी। और ये इतना पैसा है कि अगर आप इसे बैंक में डाल दोगे तो आप हर घंटे 45,000 कमा सकते हो, और वो भी 24 घंटे 365 दिनों तक। और गुप्ता जो चाहता था वो अपनी लाइफ में कर सकता था, बट रजत गुप्ता बिलियनियर बनना चाहते थे। 2008 में गोल्डन सैक्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, जो कि USA का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। वॉरेन बफेट ने इस बैंक में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा ताकि इसकी सिचुएशन ठीक की जा सके। सबको पता था कि अगर वॉरेन बफेट इस बैंक में पैसा डालते हैं तो इसके शेयर प्राइस बढ़ने ही वाले हैं। उस टाइम रजत गुप्ता गोल्डन सैक्स में बोर्ड मेंबर थे और उन्हें यह इन्फॉर्मेशन का पहले से ही पता चल गया था। गुप्ता ने अपने दोस्त राज रत्नम को कॉल किया और राज रत्नम ने गोल्डन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। और जैसे ही ये डील अनाउंस हुई कि वॉरेन $5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए। और फिर उसके बाद इन दोनों को इनसाइडर ट्रेनिंग के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। ऑथर बोलते हैं कि हमें बस एक अमाउंट चाहिए होता है जिससे कि हम एक कंफर्टेबल लाइफ निकाल सके, और हमें ये अमाउंट पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में इनफ क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो सब दाव पर लगा देते हैं जो उनके पास है, और इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि हमें कब रुकना है। अब आता है रूल नंबर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के ऊपर अभी तक 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, और हम सब मानते हैं कि वॉरेन एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, और वॉरेन बचपन से ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। वॉरेन की नेटवर्थ $84.5 बिलियन है, जिसमें से 99.6% वेल्थ यानी कि $84.2 बिलियन उन्होंने कमाए हैं उनके 50th बर्थडे के बाद, और $81.5 बिलियन उन्होंने कमाए हैं जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं यानी कि 60 की एज के बाद। बफेट ने इन्वेस्टिंग 10 साल से ही शुरू कर दी थी, और जब वो 30 साल की उम्र के थे तब उनके पास $1 मिलियन थे। अगर वो नॉर्मल इंसान होते और 20 की एज में वो कुछ नया करने का सोचते तब उनके पास 30 की एज में $25,000 के करीब होते। और एक नॉर्मल इंसान की तरह अगर वो 60 की एज में रिटायरमेंट ले लेते तो हम अगर उनका नॉर्मल 22% रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं तो उनके पास केवल $11.9 मिलियन ही होते, यानी कि अभी की नेटवर्थ से 99% कम पैसे ही होते। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। बट क्या आपने जिम साइमंस का नाम सुना है? जिम हेज फंड के एक हेड है जिन्होंने 1988 से ऑन एन एवरेज 66% की रेट से पैसे को कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने केवल 22% की रेट से पैसे को कंपाउंड किया है। साइमंस की नेटवर्थ करीबन $21 बिलियन है, यानी कि वॉरेन से करीबन 75% कम। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साइमंस ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी जब वो 50 की एज के थे, लेकिन वॉरेन ने 10 की एज से, इसलिए उनके पास वॉरेन से आधा समय था पैसे को कंपाउंड करने का। अगर वॉरेन की तरह साइमंस को भी 70 साल मिले होते पैसे को कंपाउंड करने के लिए, और उनके पैसे अगर 66% की एनुअल रिटर्न से कंपाउंड हो रहे होते तो आज उनकी नेटवर्थ 63 क्वांटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और $160,000 होती। डोंट वरी, डरिएगा मत। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी बोलते थे। अब आता है रूल नंबर 5, फ्रीडम। ऑथर बोलते हैं कि वेल्थ का असली मतलब है कि हम रोज सुबह उठकर बोलें कि आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। हैप्पीनेस की डेफिनेशन तो सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन हर इंसान को एक चीज चाहिए होती है, वो है लाइफ में कंट्रोल और पैसा। और पैसे का सबसे अच्छा यूज यही होता है कि वो हमें आजादी देता है कुछ भी करने की, कभी भी करने की। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप कुछ दिन की छुट्टी लेकर वेकेशन पर जा सकते हो, या फिर अगर आप बीमार हो जाते हो तो ये आपको थोड़ी राहत दे सकता है। अगर हमारे पास उससे ज्यादा पैसे हैं तो हम वेट कर सकते हैं उस जॉब की जो हमें चाहिए, नहीं तो हमें जो सबसे पहले जॉब मिलेगी बस वही करनी पड़ेगी। और अगर हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो हमें अपने बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने टाइम में कोई और दूसरी अच्छी जॉब तो ले ही लेंगे। तो मोटी मोटी बात यही, पैसे से हम अपना कुछ टाइम फ्री कर सकते हैं। तो हमारा बस एक ही गोल होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, और हमें लाइफ में कंट्रोल चाहिए ताकि हमें ऐसा काम करना ना पड़े जो हमें पसंद तक नहीं है। अब आता है रूल नंबर 6, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ऑथर बोलते हैं कि जब वो होटल में काम करते थे तो गेस्ट महंगी महंगी कार लेकर आते थे, जैसे फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस एक्सेट्रा। और ऑथर बोलते हैं कि उनका भी सपना था कि उनके पास भी कोई ऐसी कार हो, बिकॉज उस टाइम पर वो सोचते थे कि ऐसी गाड़ियां लेने से लोगों को लगेगा कि आप स्मार्ट हो, रिच हो। पर सच तो ये है कि जब आप किसी को महंगी कार चलाते हुए देखते हो तो आप बोलते हो कि वाह क्या कार है,
क्या आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि वाह क्या आदमी है? नहीं ना। इसलिए हम लोग जब महंगी कार, एक्सपेंसिव वॉच, महंगे कपड़े ये सब खरीदते हैं तो हमें लगता है कि लोग हमें देखेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, बट वो हमें नहीं, हमारी चीजों को देखते हैं। बट हमें उन चीजों को नहीं, जबकि लोगों की रिस्पेक्ट और उनका एडमिरेशन चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 6 पॉइंट देखे। तो सबसे पहला पॉइंट था लक एंड रिस्क। इसमें हमने देखा था कि कई बार कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, और वो चाहे अच्छे हो या फिर बुरे, बट हमें उन पर ध्यान नहीं देना है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट था वेल्थ इज यू डोंट सी। ऑथर बोलते हैं कि असली वेल्थ हमेशा छुपी हुई होती है और वो हमें कभी दिखाई नहीं देती है। जब आप किसी को 70 लाख की कार में देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास 70 लाख रुपए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसकी वेल्थ से 70 लाख रुपए कम हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट था नेवर इनफ। इस पॉइंट में हमने रजत गुप्ता की स्टोरी देखी कि कभी कभी किसी इंसान के लिए 700 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कब अपने आप पर स्टॉप लगाना है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। इसमें हमने देखा था कि साइमस ने 66 एनुअल रिटर्न लेने के बावजूद भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से कम थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग 10 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दी थी, जबकि जिम ने इन्वेस्टिंग 50 की एज में आकर स्टार्ट की थी। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था कि फ्रीडम के बारे में। ऑथर बोलते हैं कि पैसा का यूज ये है कि वो हमें लाइफ में कुछ भी करने की और कभी भी करने की आजादी देता है, जिससे कि हम जब चाहे जितना लंबा चाहे वेकेशन ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और हमें कोई ऐसा काम भी नहीं करना पड़ेगा जो हमें पसंद नहीं है। और लास्ट एंड 6 पॉइंट में हमने देखा था कि मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब हम किसी के पास महंगी कार देखते हैं या फिर दूसरी महंगी चीजें देखते हैं तो हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं, ना कि उस इंसान के बारे में। इसलिए हमें दूसरों को दिखाने के लिए कभी भी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। हमें हर महंगी चीज खरीदने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछना है कि इज इट वर्थ इट और नॉट। तो दोस्तों ये थी बुक समरी इस अमेजिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।